जी हाँ दोस्तों, तो क्या फाइनली चंद्रबाबू नायडू बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। गडकरी नायडू की नई खिचड़ी, विदेश में राहुल गांधी के खास संग सीक्रेट मीटिंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी के मोदी शाह के खेमे वाले लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि पर्दे के पीछे एनडीए में बड़ा खेल हो रहा है। आखिर विदेश में वो कौन सी मीटिंग राहुल गांधी के करीबी के साथ में इन लोगों की हुई, और गडकरी चंद्रबाबू नायडू के बीच में क्या बातचीत हुई जिसके बुनियाद पर आंध्र प्रदेश से लेकर के देश की राजधानी दिल्ली तक एक अलग तरीके का रातों रात हंगामा मच गया। क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? और अगर तेलुगु मीडिया में इस किस्म की चर्चाएं हैं तो क्या ये धुआं बिना आग के है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। अंत तक मेरे साथ में बने रहें क्योंकि खबर बेहद अहम है, बेहद संवेदनशील है। मोदी सरकार की चूलें हिलाने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गद्दी और कुर्सी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि आपको आदत पिछले 11 वर्षों से इस किस्म की मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए डलवा दी गई है कि साहब अमित शाह तो देश की राजनीति के चाणक्य हैं, मोदी तो उन जैसा कोई राजनीति में है ही नहीं, उनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। इसलिए आपको बड़ी असहजता लग रही होगी कि क्या चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो भी मोदी को हटा करके या मोदी के हटने के बाद। और नायडू और गडकरी आपस में मिलकर के क्या कुछ खिचड़ी बना रहे हैं। दोस्तों, एक एक परतें आपके सामने मैं खोलूंगा क्योंकि जो दक्षिण भारत में, जो आंध्र की मीडिया में, तेलुगु मीडिया में जो कुछ इस वक्त चल रहा है, उस तेलुगु मीडिया की सिर्फ फुसफुसाहट या सिर्फ पर्दे के पीछे अंदर की खबरों को लेकर ही नहीं, बल्कि राजनीतिक जानकार और देश की बुद्धिजीवी जिनकी पैनी नजर सरकार और विपक्ष पर रहती है, जब इस खबर को मैंने देखा और उनसे संपर्क करके समझने की कोशिश की तो कुछ देर के लिए मैं भी थोड़ा हैरान हुआ। क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि दोस्तों, होने को तो हो सकता है मोदी सरकार संकट में आ जाए, जाहिर तौर पर उसके पास में महज आप देख लीजिए 272 का बहुमत चाहिए, 293 सांसद हैं पूरे एनडीए के साथ में, तो महज 20-22 सांसदों के इधर उधर होने से उनकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ऐसा कोई फैसला लेने के लिए खुद को तैयार कर लेंगे, यह शायद मैंने इतनी जल्दी सोचा नहीं था। दोस्तों, आप देखें 30 साल से चंद्रबाबू नायडू राजनीति में है, राजनीति की पहली कतार में है, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री बनते बनते 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की जब केंद्र में सरकार बन रही थी, उस समय नायडू प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए क्योंकि उस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री बनने में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, बल्कि अपने राज्य में राजनीति को लेकर और मुख्यमंत्री को लेकर के दिलचस्पी दिखाई थी। क्योंकि लोग ये मानते हैं कि अगर वो उस वक्त प्रधानमंत्री बन गए होते और उनको भी पता था कि सरकार कब तक चलनी है केंद्र की, तो फिर बाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद में मुख्यमंत्री बनना वो एक दूसरी किस्म की स्थिति होती। तो दोस्तों, अब जबकि तेलुगु मीडिया में डिस्कशन शुरू हो चुका है, तेलुगु मीडिया के जो बड़े पत्रकार हैं, राजनीतिक बुद्धिजीवी हैं, इस बात को खुल करके कह रहे हैं कि साहब ये धुआं बिना आग के नहीं है और उस धुएं के पीछे बहुत कुछ है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह धुआं दरअसल उस खिचड़ी का है जो कि धीमी आंच पे पक रही है, जो कि नायडू और गडकरी की मीटिंग से भी हुई, राहुल गांधी के खास के साथ में विदेश की मुलाकात में भी हुई। अब दोस्तों, डिस्कशन तेलुगु मीडिया में सिर्फ प्रधानमंत्री बनने चंद्रबाबू नायडू के बारे में नहीं है। और नायडू कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या मोदी को रिप्लेस करके एनडीए के साथ रहते हुए? इस बात की संभावना तो आप कट कर दीजिए दोस्तों कि मोदी और शाह के होते हुए मोदी को रिप्लेस करके चंद्रबाबू नायडू सरकार में या प्रधानमंत्री नहीं बन सकते या कोई दूसरा शख्स। दोस्तों, अभी हाल में ही कर्नाटका के एक मंत्री हैं, लेबर मंत्री, मिनिस्टर, और उन्होंने जो सीधे सीधे कहा कि साहब नायडू ही हैं जो मोदी को रिप्लेस कर सकते हैं और आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। अभी 2 दिन पहले जिस तौर पर ऐलान किया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि डबल इंजन सरकार महज 6 महीनों की बची हुई है, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। बहुत सारी कड़ियां ऐसी हैं जो इस बीच में ऐसी सिर्फ ओहापो या अफवाह वाली नहीं है दोस्तों।
आपको बताऊंगा अपने दूसरे शो में कि कैसे घबरा करके सरकार इन तमाम परिस्थितियों से अब तमाम राज्यों को डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश दे रही है। मगर इन तमाम चीजों के बीच में जो समीकरण इस वक्त बता रहे हैं, उस समीकरण के हिसाब से बहुत कुछ उथल पुथल होने जा रहा है। तो क्या अब नायडू की ताजपोशी का मौका आएगा? दक्षिण भारत का कोई शख्स प्रधानमंत्री बनेगा लंबे वर्षों के बाद? नायडू, दरअसल कहा यह जा रहा है कि दरअसल नायडू अपने बेटे को आंध्र प्रदेश की राजनीति में, तेलंगाना की राजनीति में, दरअसल तेलंगाना की मीडिया में जो कुछ चल रहा है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि दरअसल अपने बेटे को वहां की राजनीति में फिट करके, सेट करके, कमान सौंप करके दिल्ली आना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों वो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके, 30 साल का करियर हो चुका राजनीति का। 1996 वाला मौका मिस किया था जो प्रधानमंत्री बनते बनते रहे थे, तब उन्होंने अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री बनना चूज नहीं किया था। अब दूसरों की मर्जी से उनको पुश किया जा रहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों खुद नायडू कई बार दिल्ली आ चुके हैं। ऐसी खबरें हैं कि नायडू की मुलाकात नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह से हो चुकी है। और खबरें आप रोजाना देख रहे हैं बीते करीब 1-1.5 वर्षों से कि नितिन गडकरी किस तौर पर कोई ना कोई बयान ऐसा देते हैं जो डायरेक्ट हिट मोदी सरकार को करता है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को करता है। कहा जाता है कि साहब तो संघ के इशारे पर करते हैं। अब दोस्तों सबसे अहम यह है कि राहुल के खास सीएम रेवंत रेड्डी की नायडू से लगातार जो बातचीत हो रही पिछले कई शो में आपको बताया, क्योंकि यह मामला महज उपराष्ट्रपति के चुनाव के ताने बाने से नहीं है, यह मामला उपराष्ट्रपति के चुनाव से आगे का है। और ऐसे में रेवंत रेड्डी के जरिए चंद्रबाबू नायडू का राहुल गांधी के साथ में संपर्क में आना, वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का इस बात पर मुहर लगाना, भले ही वो कटाक्ष में कह रहे थे, लेकिन दोस्तों ये कहना ही अपने आप में दर्शाता है कि आग कुछ न कुछ तो है जिसके धुआं इस वक्त उठते हुए देखते हैं। दोस्तों हाल में कर्नाटका के लेवल मिनिस्टर का, जैसा कि मैंने आपको बयान बताया कि मोदी को रिप्लेस नायडू ही करेंगे, मतलब कुछ न कुछ तो ऐसी खिचड़ी है जिसका सिर्फ धुआं मात्र भी दिख रहा है। एक और खास बात ये कहा ऐसा जा रहा है, कई सारे आंध्र प्रदेश के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो मानते हैं कि अब जो हालात रहे एनडीए में रहने के साथ साथ में, देखिए चंद्रबाबू नायडू पर भी कई सारे केसेस हैं दोस्तों, और उन केसेस की डोर मोदी और शाह के हाथ में है, और कोई केसेस ऐसे छोटे मोटे नहीं है। जाहिर तौर पर उन केसेस की एक अलग तौर पर कहानी तो है ही है। एनडीए को समर्थन देने के पीछे क्या उन केसेस का भी कोई योगदान है? क्योंकि नायडू की राजनीति और बीजेपी की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क, कोई मिलन ही नहीं है। चंद्रबाबू नायडू अल्पसंख्यकों को फोकस में रखते हैं, उनके लिए ऐलान करते हैं, उनको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। बीजेपी की धुरी बिल्कुल अलग है। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है आंध्र की मीडिया में कि साहब वहां के वोटर भी असहज हैं एनडीए में चंद्रबाबू नायडू के साथ रहने से, और आप जानते हैं अल्पसंख्यकों का एक बड़ा तबका नायडू के साथ में। तो ऐसे में सवाल ये है कि ये डेवलपमेंट कब तक हो सकता है। नायडू के हवाले से आपको बताऊं दोस्तों कि जैसा कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी के सूत्र बताते हैं कि नायडू के अपनी पार्टी के इंटरनल मीटिंग में निर्देश हैं कि बिहार चुनाव के नतीजे तक वेट एंड वॉच करने की स्थिति में रहिए। यानी कि दोस्तों बिहार चुनाव का नतीजा बहुत कुछ तय करने जा रहा है, और इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये कि बिहार चुनाव में अगर एनडीए की हालत खस्ता हुई, नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल हुए, और इतना आप मान करके चल रहे हैं कि अगर नीतीश की पार्टी सत्ता में नहीं है तो फिर जेडीयू को टूटने में बहुत समय नहीं लगेगा। कुछ महीने पहले आप लगातार सुनते रहे होंगे कि ऑपरेशन लोटस के जरिए नीतीश की पार्टी जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सत्ता में है तो ठीक है, आम आदमी पार्टी सत्ता में थी तो बहुत कुछ चीजें ठीक थी, सत्ता में नहीं है तो कैसे बिखरती चली जा रही है, यहां तक कि पंजाब में कैसे वो बिखरने लगी। अब ऐसे में दोस्तों नीतीश की पार्टी अगर सत्ता से बेदखल हुई और एनडीए सत्ता से बेदखल हुआ बिहार में, इंडिया गठबंधन की सरकार अगर आई और बम्पर तरीके से आई, अगर 2/3 मेजॉरिटी के आसपास बिहार में आती है, तो आप निश्चित तौर पर मान करके चल लीजिए कि स्थिति केंद्र की बदलने जा रही है। और ये जो पूरी की पूरी जो खिचड़ी है
जिसमें सांकेतिक तौर पर कहा जा रहा है कि गडकरी से मुलाकात चंद्रबाबू नायडू की, राजनीति राजनाथ सिंह से मुलाकात चंद्रबाबू नायडू की। भले ही उसके बारे में कुछ ना कहा जाए, मगर जो स्क्रिप्ट का जो प्रेम्बल है, स्क्रिप्ट की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में ऐसी चीजें दिख रही हैं जिससे मोदी और शाह का जाना तय होगा। और दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू बहुत बड़े कैलकुलेटर हैं। ये कोई छोटे मोटे राजनीतिज्ञ नहीं है। दक्षिण भारत की राजनीति के चाणक्य भी कहे जाते हैं वो। ऐसी स्थिति में चंद्रबाबू नायडू ये जानते हैं, अगर बिहार में 2/3 मेजोरिटी के आसपास इंडिया गठबंधन आया, और ऐसी स्थिति में चंद्रबाबू नायडू अगर दाएं बाएं कुछ हुए केंद्र में एनडीए के साथ में, तो फिर इंडिया गठबंधन जरा भी हिचकेगा नहीं चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री का पद देने से। और ये इस वक्त की नजाकत, वक्त की जरूरत भी है इंडिया गठबंधन के लिहाज से, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू उस वक्त तक यह फैसला नहीं लेंगे जब तक कि उन्हें एहसास ना हो जाए कि उनके आने के बाद में कुछ और दूसरे पार्टियों को लाने में इंडिया गठबंधन सक्षम होगा। क्योंकि नायडू ये नहीं चाहेंगे कि अगर कोई स्थिति बने तो फिर उसके 2-3 महीने के बाद में कोई ऑपरेशन लोटस, कोई शाह का ऑपरेशन चल जाए, जिसमें बहुत सारी चीजें हमने कई राज्यों में देखा दोस्तों। अब ऐसी स्थिति में जो बातें इस वक्त चल रही है कि बिहार में अगर इंडिया गठबंधन 2/3 मेजोरिटी के आसपास में आता है, तो फिर नीतीश की पार्टी का 50% सांसदों का टूटना आप निश्चित मान लीजिए। नीतीश की पार्टी का राज्य स्तर पर टूटना आप निश्चित मान लीजिए। हो सकता है नीतीश खुद ही आ जाए। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग कहते हैं कि एकनाथ शिंदे जिनके पास में 7 सांसद आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे ऐसी गलती फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनकी राज्य की राजनीति है, उनका अस्तित्व महाराष्ट्र की राजनीति से सरकार में है। वो एक भले कितने नाराज हों, होता है कई बार कि दरअसल समंदर के 2 किनारों की तरह कि साथ चलना भी मजबूरी है मगर मिलना भी नहीं है, विचारधारा के हिसाब से, दूसरी स्थितियों के हिसाब से, भले कितने बड़े विरोध क्यों ना हो, मगर वहां की राजनीति नहीं छूटती। और दूसरा, उद्धव ठाकरे कभी भी एकनाथ शिंदे को इंडिया गठबंधन में आने नहीं देंगे जब तक कि उद्धव और शिंदे के बीच में आपसी कोई समझौता ना हो जाए, जिसके कोई चांसेस दिखते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, बिहार चुनाव का रिजल्ट, चंद्रबाबू नायडू का वो फैसला, और सिर्फ आपको ये भी बताया कि चंद्रबाबू नायडू के अकेले आने से भी कुछ नहीं होगा। 293 है चंद्रबाबू नायडू के साथ में एनडीए इस वक्त, 272, यानी कि 21 सांसदों की जरूरत होगी। चंद्रबाबू नायडू के पास में 16 सांसद हैं। और अगर ऐसे में चिराग पासवान, जो कि बीते कई दिनों में, कई हफ्तों में या कुछ महीनों में जो नाराजगी उनकी दिखती रही है, अगर चिराग भी पलटी उस कंडीशन में मारते हैं कि हाँ अब सब कुछ सेट है, नायडू आ रहे हैं और सरकार आ रही बीजेपी के, चिराग को पलटी मारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी उनकी पार्टी का ट्रेंड रहा रामविलास पासवान जी का, स्वर्गीय रामविलास पासवान का, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो खुद को सेकुलर नेता ही मानते रहे। तो ऐसी स्थिति में 16 चंद्रबाबू नायडू के, 5 चिराग पासवान के, 21, लेकिन ये 21 बीजेपी एनडीए की सरकार गिरने के लिए काफी हो जाएगा, मगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के लिए काफी नहीं होगा। महज 21 से सरकार नहीं बनेगी। मोदी की सरकार गिर तो सकती है, बनेगी नहीं। अब ऐसी स्थिति में कहा जा रहा दोस्तों, पवन कल्याण आ सकते हैं, 2 सांसद उनके पास में। कहा जा रहा उत्तर प्रदेश में कुछ समीकरण बदल रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था किस तौर पर जयंत चौधरी नाराज चल रहे हैं और वो जनता के बीच में कह रहे थे कि आपका फैसला जो होगा हम वो फैसला ले लेंगे, यानी कि 27 से पहले शायद हो सकता है एक बार फिर से अखिलेश के साथ जाने की सोच रहे हो। तो ऐसी स्थिति में 2 सांसद उनके पास, 2 पवन कल्याण के पास, 5 सांसद चिराग के पास, 16 सांसद इधर। और जाहिर तौर पर जब ऐसा माहौल बनता है तो फिर कुछ दूसरे प्लेयर्स वो भी सीधे सीधे मैदान में उतर जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि साहब 2 सांसद अनुप्रिया पटेल जाहिर तौर पर जब केंद्र में मंत्री नहीं रहेंगे, सरकार जाएगी एनडीए की, तो फिर वो भी समर्थन दे सकती हैं। तो एक ऐसी स्थिति, जिस स्थिति को लेकर के हाइपोथेटिकली अभी कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होने ही जा रहा है, लेकिन जिस तरीके की बातचीत चल रही है, जिस तरीके से इस वक्त समीकरण बनाए जा रहे हैं, उसके मायने ये है। तो ऐसे में समीकरण क्या है, खिचड़ी दस्तरखान पर सर्व कब होगी, इंतजार करना होगा दोस्तों। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर के, इस खबर को लेकर के, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।